हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए लाए हैं उर्दू का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे क्वेश्चन बैंक 2019 समझो या तो फिर मॉडल सेट समझो। ये 2019 में पूछा गया सवाल है और एज ए मॉडल सेट के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको उर्दू का 50 सवाल मिलेगा, जिसमें से लेसन से सवाल रहेगा और कुछ जो है उर्दू कवायद से सवाल रहेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है एंड एक एक करके आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट करके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है आपके सामने कि शहबाज का इंतकाल कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1908 में, 1907 में। शहबाज का इंतकाल हुआ था 1908 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, दूसरा नंबर। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी? ओके, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जबान में महारत हासिल थी? अंग्रेजी जबान में, अरबी जबान में, बंगला जबान में या हिंदी जबान में? तो मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा जो है अंग्रेजी जबान में महारत हासिल थी, है ना? यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा सवाल आपके सामने हाजिर है। सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? 1911 में, 1980 में, 1908 में, 1970 में। ओके, तो सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ है 1980 में। ठीक है, याद रखेंगे 1980 में सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ है। आगे सवाल है, सुहैल अजीम आबादी के पहले मजमूए का क्या नाम था? सुहैल अजीम आबादी के पहले मजमूए का क्या नाम था? डायन, तिनकों का सहारा, चार चेहरे या दर्पण? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि सुहैल अजीम आबादी के पहले मजमूए का नाम था चार चेहरे। क्या नाम था? चार चेहरे। यानी कि इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है ना? सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? जहरा बेगम या जैबुन्निसा बेगम या बदरुन्निसा बेगम या अजीजुन्निसा बेगम? बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो सर सैयद अहमद खान की वालिदा का नाम था अजीजुन्निसा बेगम। ओके, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला पढ़ते हैं जी, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई? वही डिप्टी नजीर अहमद, जिसको आप जानते हैं। डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1835 में, 1838 में, 1837 में या 1836 में? तो डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश हुई है 1836 में। कब हुई है? 1836 में। याद रखेंगे, यानी कि आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। आगे सवाल है, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसलिए इस सवाल को याद रखेंगे। गजल के पहले शेर को जो है मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला। और आखिरी शेर को जो है मक्ता कहते हैं। आखिरी शेर को, तो पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है। तौबतुन नसू किसका नॉवेल है? तौबतुन नसू जो है ये नॉवेल का नाम है। तौबतुन नसू किसका नॉवेल है, यानी कि किसका लिखा हुआ है? अब्दुल हकीम सरर या प्रेमचंद या डिप्टी नजीर अहमद या हादी रुस्वा? तो तौबतुन नसूह जो नॉवेल है वो डिप्टी नजीर अहमद की। किसकी नॉवेल है? डिप्टी नजीर अहमद। ओके, जिसको उपन्यास बोलते हैं ना। नॉवेल किसका है? डिप्टी नजीर अहमद का। आगे बहुत ही लाजवाब सवाल है, गालिब कब पैदा हुए? ये सवाल तो गालिब से बनता ही बनता है। गालिब की पैदाइश कब हुई? 1797 में, 1798 में, 1799 में या 1800 में? तो गालिब की पैदाइश हुई है 1797 में। कब हुई है? 1797 में आगरा में हुई है। ठीक है ना? आंसर क्या होगा इसका? ए राइट आंसर होगा। आगे, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। उर्दू की पहली मसनवी का नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सहरुल बियां, जहर इश्क, फरेब इश्क, कदम राव पदम राव? देखिए, कदम राव पदम राव। याद रखें, कदम राव पदम राव। तो उर्दू के पहले जो है पहली मसनवी का नाम है कदम राव पदम राव। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, मिर्जा शौक का असल नाम क्या है? मिर्जा शौक का असल नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद हामिद खान, तसद्दुक हुसैन खान, आगा अली खान, वाहिद अली खान। ठीक है ना? तो मिर्जा शौक का असल नाम क्या था जी? तो तसद्दुक हुसैन खान। क्या नाम था? तसद्दुक हुसैन खान। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? बहुत
अच्छा सवाल है। और सवाल आपको पता है, सवाल कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ज्यादा सवाल पूछता है, ठीक है। कब इंतकाल हुआ, कहाँ इंतकाल हुआ, उनकी वालिदा का नाम क्या था, इस तरह के सवाल बहुत पूछता है। मैं बार बार बताता हूँ कि आप उन सवाल को इग्नोर ना करें, है ना। तो मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुआ, इलाहाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ या लखनऊ। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गोरखपुर, यानी कि गोरखपुर में पैदा हुए मेहदी अफादी। तीसरा सवाल, 13 नंबर सवाल है, गजल अरबी के किस सिनफ से माखूज है, यानी कि किस सिनफ से लिया गया है। गजल अरबी के किस सिनफ से माखूज है, कसीदा से या नज़म से या मरसिया से या मसनवी से। तो गजल अरबी के जो है ना कसीदा सिनफ से माखूज है, किससे है, कसीदा से माखूज है। ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। शामिल निसाब नज़म बिजली का खंभा के शायर कौन है, यानी कि जो आपके निसाब में शामिल है बिजली का खंभा जो नज़म है, उसके लिखने वाले कौन है, उसके शायर कौन है। परवेज शाहिदी, जगन्नाथ आजाद, नदा फाजली, चकबस्त। ओके, तो यहाँ पे 14 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा, निदा फाजली, है ना। बिजली का खंभा का राइटर कौन है, निदा फाजली। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खां की वफात कब हुई। सर सैयद अहमद खां की वफात कब हुई, सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ, 1898 में, 1997 में, 1900 में या 1999 में। तो 15 का सही आंसर क्या होगा, 1898 में सर सैयद अहमद खां की वफात हुई। कब हुई थी, 1898 में। ओके, इस सवाल को बस रिवीजन करते जाओ, सब कुछ इजी हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। जो कमेंट जो करते हैं हमको उर्दू नहीं आता सर, आप उर्दू का ऑब्जेक्टिव सवाल कम से कम पहले कंप्लीट कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। आपने अफसाना पढ़ना है, रुकैया एक अफसाना है जिसमें एक किरदार है रुकैया भाभी नाम का। कटी हुई साख है वो अफसाना, या फरार है, या आशियाना है, या भाभी जान। तो आपको यहाँ पे बिना पढ़े हुए भी आप अनुमान इसका आंसर लगा सकते हो कि रुकैया भाभी बोला जा रहा, तो अफसाना का नाम भी भाभी जान है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला पढ़ते हैं, मुबारक अजीम आबादी, है ना, के शायर शेरी मजमुआ का नाम बताएं। मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमुआ का नाम बताइए। जलवाह मुबारक, अनवार मुबारक, लज्जत आज़ाद, जलवाह दाग। क्या होगा, मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमुए का जो नाम है जलवाह दाग। क्या नाम है, जलवाह दाग। याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, अहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए हैं, ठीक है ना। अहमद फिराज जो है किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, या कराची यूनिवर्सिटी, या पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, अहमद फिराज जो है किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए हैं, तो 18 का राइट आंसर होगा पेशावर यूनिवर्सिटी। क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, पेशावर जो पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर यूनिवर्सिटी। 19वां सवाल है, अहमद फिराज का इंतकाल कब हुआ था जी, 2009 में, या 2007 में, या 2006 में, या 2008 में। अहमद फिराज का इंतकाल कब हुआ, 2009 में हुआ, ठीक है ना। कब हुआ था, 2009 में हुआ था, यानी कि 19 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2009 में अहमद फिराज का इंतकाल हुआ था। आगे है, जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं। बहुत बार मैंने आपको बताया, ठीक है ना। जिस तरह से आप साइंस सोशल मैथ्स पे तवज्जो दे रहे हैं ना, उर्दू पे भी तवज्जो देना बहुत जरूरी, क्योंकि ये भी 100 नंबर का है, इसका भी नंबर जोड़ा जाता है आपके मार्कशीट में, आपके रिजल्ट में। तो आपका नंबर इंक्रीज करने का बहुत अच्छा ये एक मौका है कि उर्दू पे भी आप ध्यान दें, ठीक है ना। जिस गजल में रदीफ ना हो उसको क्या बोलेंगे, गैर मुरद्दिफ। क्या बोलेंगे, गैर मुरद्दिफ। गैर के मतलब नहीं होता है, गैर के मतलब नहीं होता है, तो गैर मुरद्दिफ, जिसमें रदीफ ना हो गैर मुरद्दिफ कहेंगे उसे, ठीक है। अगला है, हसन नईम किस इदारा में डॉक्टरेट के ओहदे पर मामूर थे, है ना। किस इदारा, इदारा बोलते हैं ना, एसोसिएशन को बोलते हैं, संस्थान को बोलते हैं। हसन नईम किस संस्थान में डॉक्टरेट के ओहदे पर मामूर थे, मतलब डॉक्टर थे, कौन था। देखिए, रजा लाइब्रेरी रामपुर, या गालिब इंस्टीट्यूट, या इदारा अकेडमी, या नेशनल लाइब्रेरी। तो 21 का आंसर क्या होगा, गालिब इंस्टीट्यूट। क्या होगा, गालिब इंस्टीट्यूट। तो हसन नईम जो है गालिब इंस्टीट्यूट इदारा में डॉक्टरेट के ओहदे पर मामूर थे। अगला है, हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे। शोबा का मतलब हो गया विभाग, आप समझते हैं, डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, है ना। किस शोबा में, तो हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे, वजीर दिफा में, या वजारत दिफा में, वजारत खारजा में, वजारत रेल में, वजारत दाखिला में।
ठीक है ना। तो देखिए वजारत दिफा का मतलब हो गया रक्षा मंत्रालय, क्या हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया। अब वजारत खारजा का मतलब हो गया विदेश मंत्रालय, क्या हो गया, विदेश मंत्रालय। अब वजारत रेल मतलब रेल मंत्रालय, और वजारत दाखिला जो हो गया वो गृह मंत्रालय। तो किसमें काम क्या करते थे, किसमें मुलाजमत था उनका, वजारत खारजा में। किसमें थे, वजारत खारजा में उनका मुलाजमत था, यानी कि उसमें विदेश मंत्रालय में वो नौकरी करते थे, मुलाजमत करते थे। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे पढ़ते, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, लाहौर में, हैदराबाद में, कराची में या इस्लामाबाद में। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, तो इसका आंसर क्या होगा, कराची में। कहाँ हुई, कराची में परवीन शाकिर की पैदाइश हुई है। ओके, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई, 1918 में या 1917 में या 1919 में या 1920 में। याद रखेंगे जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई, तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1918 में जगन्नाथ आजाद की पैदाइश हुई। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। आगे का जो सवाल है ना वो कवायद से है, तो याद रखेंगे कवायद से सवाल पूछा जा रहा। देखिए कवायद बोला कि जिस्म की जिद क्या है, जिस्म है ना, जिस्म लिखा हुआ है ये जीम सीन मीम। जिस्म की जिद क्या है, जिद मतलब विलोम, उल्टा। देखिए रूहानी या अरवाह या रूह या दिमाग, तो जिस्म की जिद हो जाएगी दिमाग, क्या होगा, दिमाग। सॉरी रूह, मैंने दिमाग बोलता, जिस्म की जिद क्या हो जाएगी, हाँ, तो आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा, रूह। ओके, जिस्म की जिद क्या होगी, रूह, यानी कि आंसर क्या होगा, सी होगा। कहीं कहीं दिमाग दिया हो रहा था लेकिन गलत है, रूह सही है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें मफऊल की पहचान करें, मफऊल, मफऊल कहते हैं किसको, देखो मफऊल लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें मफऊल की पहचान करें, तो मफऊल कहते हैं ऑब्जेक्ट को, किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कहते हैं, जिस पे काम होता है उसको बोलते हैं मफऊल, है ना। तो देखिए गिरफ्तार, गिरफ्तार, गिरफ्त या गुरेज, तो इसमें मफऊल कौन है, गिरफ्तार, गिरफ्तार यहाँ पे मफऊल है। ठीक है ना, यानी कि जिस किसी को गिरफ्तार किया जाता है ना, गिरफ्तार, वो गिरफ्तार है, तो यहाँ पे गिरफ्तार क्या हो जाएगा, मफऊल है। ओके, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे पढ़ते हैं, हलावत की जिद क्या है, हलावत की जिद क्या है, देखिए तरशी, अरशी, शीरीनी या रंगीनी। ओके, तो हलावत की जिद क्या है, तरशी, देखिए तरशी। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, हलावत की जिद, तो आपको जिद इजदाद याद करना है जी, किसका जिद क्या है, आपके किताब में दिया हुआ है। अभी से अगर आपने पांच जिद, पांच वाहिद जमा, पांच जिन्स यानी कि तज़कीर तानिस अभी से याद करोगे ना, तो अभी बहुत टाइम है, आराम से याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पांच पांच ठो का एक रूटीन बना लीजिए कि 5 ठो जिद याद करना है, 5 ठो वाहिद जमा याद करना है, 5 ठो मुहावरा भी याद करना है, 5 पीस जो है ना जिन्स याद करना है। तो ये इसका रूल डेली बना लीजिए और इसको याद कीजिए डेली। ठीक है ना, 1 हफ्ता से 2 हफ्ता आपका खत्म हो जाए किताब, लगेगा कि हमने बहुत कुछ याद कर लिया। ठीक है, तो आप भी से याद करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज क्या है, दिल्ली, देखिए बनावट के हिसाब से लफ्ज के 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह होता है, जामिद, मस्दर और मस्तक, है ना। पहला जामिद, दूसरा मस्दर और तीसरा मस्तक। पढ़े तो जो ना खुद जो किसी ना कलमा से बना हो और ना उसे कोई कलमा बने, उसको क्या बोलेंगे, जामिद कहते हैं। मतलब ये हुआ कि दिल्ली किसी लफ्ज से बना है, दिल्ली ऑटोमेटिक एक लफ्ज है ना, तो ये जामिद हो गया। और मस्दर क्या हो जाएगा, जैसे कि खाना, तो खाना किसी से नहीं बना, लेकिन खाना से कुछ ना कुछ लफ्ज बनेगा, खाने वाला बनेगा ना, खेलना से खेलने वाला है, रोना से रोने वाला, तो मसदर का डिफिनेशन हो जाएगा जो खुद ना किसी कलमा से बना हो लेकिन उससे दूसरा कलमा बन जाए। कलमा मतलब लफ्ज होता है, ठीक है ना। तो जैसे खाना, रोना, पीना, और मस्तक क्या हो जाएगा, खाने वाला, रोने वाला, है ना। तो यहाँ पे दिल्ली क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, देखिए वो कौन आया, फेल, कौन सा फेल, वो कौन आया, कौन सा फेल है, वो आया, सॉरी वो आया एक जुमला है छोटा सा, वो आया, ये कौन सा फेल है। देखिए फेल माजी करीब, फेल मुस्तकबिल, फेल माजी, फेल मुजारा। वो आया से पता नहीं चल रहा ना कि वो आया। अब देखिए वो आया फेल माजी करीब है या फेल माजी मुस्तकबिल, फेल माजी या फेल मुजारा, तो क्या वो आया मतलब वो आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, फेल माजी, क्या हो जाएगा, फेल माजी हो जाएगा। क्लियर है ना, वो आया मतलब क्या, वो टाइम गुजर गया, वो आया मतलब टाइम। माजी बोलते पास्ट को बोलते, ठीक है ना, और मुस्तकबिल बोलते हैं
फ्यूचर को बोलते हैं, ठीक है ना। और हाल होता है प्रेजेंट को बोलते हैं। तो याद रखेंगे, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है तुम आओगे। देखिए तुम आओगे कौन सा फेल है? फेल हाल, फेल मुजारा, फेल मुस्तकबिल, फेल अमर। तो हाल मतलब क्या मैंने बताया, हाल मतलब प्रेजेंट, और आओगे मतलब फ्यूचर में बता रहा, इसको मुस्तकबिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेल मुस्तकबिल। तुम आओगे, तुम खाओगे, मैं पढ़ाऊंगा, इस तरह क्या है? फेल मुस्तकबिल है। तो आगे सवाल पढ़ते हैं, दरख्त कौन सा इसमें? देखिए दरख्त, अब देखिए दरख्त कौन सा इसमें? इसमें मारफा या इसमें नकरा, जैसे मफूल या इसमें फाइल। अब देखो समझो, ध्यान से इसको समझना है। दरख्त, दरख्त का मतलब क्या हुआ? पेड़, है ना। अब जब दरख्त बोले तो आपको पता नहीं चला कि कौन सा दरख्त है, नीम का दरख्त है कि इमली का दरख्त है कि बाढ़ का दरख्त है कि पीपल का दरख्त है, पता नहीं चल रहा ना। तो इसको बोलेंगे इसमें नकरा, यानी कि कॉमन नाउन बोलेंगे, ठीक है ना। कॉमन नाउन को बोलते हैं इसमें नकरा, और प्रॉपर नाउन को बोलते हैं इसमें मारफा। चूंकि आपको कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो मारफा कोई खास चीज का नाम होगा, जैसे कि नदी का नाम हो जाएगा गंगा, यमुना, है ना। और इसमें नकरा में नदी, नदी जो इसमें नकरा है, और यही बोल देंगे गंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें मारफा हो जाएगा। तो याद रखें, खास नाम को मारफा बोलेंगे और आम नाम को नकरा बोलेंगे। जैसे मैंने किसी का नाम ले लिया जावेद, जावेद किसी का नाम है, और यहाँ पे बोल देंगे लड़का, ठीक है। तो जावेद हो जाएगा मारफा और लड़का हो जाएगा नकरा। अब समझ में आ गई बात आपको, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माजी करीब की पहचान कीजिए। देखिए माजी करीब, करीब को मतलब अभी हाल में जो काम गुजरा है। माजी मतलब क्या बताएं? माजी का मतलब गुजरा हुआ समय, गुजरा हुआ वक्त। और करीब मतलब नजदीक वाला, मतलब जो समय अभी गुजरा है। जैसे वो आया था, वो आया है, वो आएगा, वो आया। तो वो आया से तो पहले पता ही नहीं चला कि वो आया है या वो आया था, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे फेल माजी मुस्तक, फेल माजी मुतलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेल माजी मुतलक बोलते हैं। वो आएगा, अभी तो पता नहीं चला वो कब आएगा, ठीक है ना। वो आया, देखो वो आया है, इससे पता चला कि वो अभी ही आया है लगा हुआ मतलब ये करीब है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। अगर बोलेंगे वो आया था, तो फेल माजी बईद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल माजी बईद मतलब दूर का, वो आया था। बईद मतलब दूर होता है, करीब का जिद होता है बईद, तो बईद मतलब दूर होता है। वो आया था तो फेल माजी बैद हो जाएगा। और बोला जाए वो आया है तो फेल माजी करीब। आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे देखो, मैं खाता हूं कौन सा सेगा है? मैं खाता हूं। देखिए मैं क्या है पहले बताओ, मैं क्या है? वाहिद है कि नहीं वाहिद? देखो वाहिद वाहिद वाहिद, ठीक है, जमा तो होगा नहीं। चलिए खाता हूं। अच्छा मैं जो है यहाँ पे मैं सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताओ, मैं सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो मैं सिंगुलर है, वाहिद आपने बता दिया। और यहाँ पे बोला मैं खाता हूं, ठीक है ना, मैं खाता हूं। तो यहां से पता चल क्या चल रहा, जो मैं है, मैं किसको बोला गया? फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं ना। फर्स्ट पर्सन को आई बोलते हैं, जो बात करता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन को। तो ये मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन भी है, और फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं क्या? मुतकल्लिम। क्या बोलते हैं? मुतकल्लिम बोलते हैं, यानी कि वाहिद मुतकल्लिम, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन को बोलते हैं वाहिद हाजिर, और थर्ड पर्सन को बोलते हैं वाहिद गायब बोलते हैं। तो वाहिद रहेगा तो वाहिद गायब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम बोलेंगे, सेकंड पर्सन को हाजिर बोलेंगे, और थर्ड पर्सन को गायब बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं है तो मैं तो वाहिद है। अगर हम यहाँ पे मैं के जगह पे हम लिख दे, हम खाते हैं, अगर मैं लिख दूं हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो हम लोग क्या हो गया? जमा हो गया। क्या हो गया? जमा हो गया। लेकिन ये मुतकल्लिम ही है। क्या है? मुतकल्लिम है। तो इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा आपको। फिलहाल तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। गालिब का पूरा नाम क्या था? नेमतुल्ला खां, मुजीबुल खान, असदुल्ला खां। तो आपको पता असदुल्ला खां। गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां। ओके। निगार अजीम के दूसरे अफसानों के मजमूए का नाम बताइए। निगार अजीम के दूसरे अफसानों के मजमूए का नाम बताइए। देखिए ऑप्शन क्या है? शायद, गहन, गर्द राह, गुब्बारे खातिर। तो निगार अजीम के दूसरे अफसाने मजमूए का नाम क्या है? गहन। क्या नाम है? गहन नाम है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा गया है? देखिए गुप्त वंश पढ़ना है आपको। गुप्त वंश, गुप्त दौर, है ना। गुप्त दौर को क्या बोले? देखिए ऑप्शन, तरक्की पसंद दौर, या तारिक दौर, या सुनहरा दौर, या जमहूरी दौर। तो सुनहरा दौर, इसको सुवर्ण युग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुवर्ण युग बोलते हैं, सुनहरा दौर। तो गुप्त वंश को, गुप्त दौर को हिंदुस्तान में सुवर्ण युग बोला गया, ठीक है। बहुत ज्यादा सोना मतलब हुआ था।
चलिए आगे है, कमर जहां के वालिद का नाम क्या था जी? सैयद जियाउल हक, सैयद जियाउल हक, सैयद रेजाउल हक, सैयद जियाउल हक, सैयद अताउल हक, सैयद अनवारुल हक। क्या होगा? सैयद अताउल हक। क्या था नाम? सैयद अताउल हक। तो 37 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे सवाल है, निसाब यानी कि जो आपके जो सिलेबस में शामिल अफसाना कटी हुई साख के अफसाना निगार कौन है? देखिए, कटी हुई साख पढ़े हैं आप लोग? अफसाना निगार कौन है इसके? निगार अजीम या कमर जहां या सुहेल अजीम आबादी या प्रेमचंद, कौन है? तो 38 का आंसर क्या होगा? कमर जहां, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। कमर जहां जो इसके लिखने वाले अफसाना निगार है कटी हुई साख। अगला है, कमर जहां के किसी एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। कमर जहां के किसी एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। देखिए, कमर जहां के एक अफसानी मजमूए का नाम कौन है? चारागर है, या चार चेहरे है, या आंख मिचोली है, या अनोखी मुस्कुराहट है। तो अनोखी मुस्कुराहट तो मेरे ख्याल से आपको पढ़े, हसन है ना, हसन करके नाम है ना, अहमद फिराज, इस तरह से कुछ नाम है शुरू में, उसी का है। और चार चेहरे तो अभी पढ़े आप लोग। दूसरा है चारागर भी किसी और का, तो आंख मिचोली, ठीक है ना, आंख मिचोली, ठीक है ना। हाँ, मैं बताता हूँ सैयद सैयद मोहम्मद मोहसिन, सॉरी, सैयद मोहम्मद मोहसिन का ये अनोखी मुस्कुराहट था ना। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, क्या होगा? आंख मिचोली। नेक्स्ट सवाल है, फेल माजी एहतिमाली की पहचान करें। एहतिमाली किसको बोलेंगे? एहतिमाल के मतलब होता है शक। क्या होता है? शक, जिसमें शक पाया था, शक, ठीक है ना। बोलते हैं इसमें शक है कि आप ये काम कर रहे हैं, जिसमें शक पाया था, इसको शकिया भी बोलते हैं, शकिया, ठीक है ना। तो फेल माजी एहतिमाली या फेल माजी शकिया। शकिया मतलब जिसमें शक पाया जाता है। तो देखिए, वो आया है इसमें, तो इस जुमला को पढ़ने पे आपको शक लग रहा है, वो आया है, वो आया था, इसमें भी नहीं लग रहा। वो आया होगा, वो आएगा, तो वो आया होगा में आपको शक लग रहा है, वो आया होगा मतलब पता नहीं कि अभी आया कि बाद में, लेकिन वो आया होगा, वो कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं, शक हो रहा है, ठीक है ना, वो आया होगा। अब देखिए, फिर आ गया, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। मैंने आपको बताया था इसमें मार्फा, इसमें नकरा आपको पढ़ना है। अभी मैंने मार्फा नकरा दोनों बता दिया। इसमें नकरा किसको बोलते हैं? यानी कि कॉमन नॉन को बोलते हैं, आम को बोलते हैं। इसमें आम जो कॉमन नॉन हो, ठीक है ना, जैसे पटना, पटना आम है कि खास है? पटना खास है, एक शहर का नाम है। पहाड़ आम है कि खास है? यही है इसका आंसर, पहाड़ जो है वो आम है। पहाड़ से पता ही नहीं चल रहा कौन सा पहाड़ है। अहमद पता चला, एक लड़का का नाम है, कोलकाता एक शहर का नाम पता चल रहा, तो ये दोनों ये सब खास हो गया। अब देखो अगला सवाल है, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। मारफा, मारफा के मतलब खास समझिए, खास, इसमें खास। बाग, बाग तो कौन सा बाग है पता नहीं चल रहा। किताब, कौन सा किताब है, इंग्लिश उर्दू पता नहीं चल रहा। लड़का, कौन लड़का है पता नहीं चल रहा। पटना से पता चल रहा, हाँ जी, पटना एक शहर का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मारफा हो जाएगा। अगला है, इब्न मरियम किसकी मिसाल है? इब्न मरियम मतलब कि क्या हुआ? मरियम का बेटा। इब्न मरियम मतलब मरियम का बेटा, किसकी मिसाल है? उर्फ है, या लकब है, या खिताब है, या कुनियत है। तो उर्फ बोलते हैं जो नकली नाम होता है ना, नकली नाम, जैसे किसी के लड्डू, गुड्डू, टुनटुन, ये सब नाम होता है, वो क्या होता है? उर्फ होता है। लकब तो किसी को आवाम की जानिब से कोई नाम दिया था, उसको लकब कहते हैं, ठीक है। और खिताब जो है किसी हुकूमत की जानिब से जो नाम देते हैं, पद्म भूषण वगैरह, ठीक है ना। और कुनियत क्या है? कुनियत वो नाम है जो रिश्ता उसमें जुड़ा होगा, रिश्ता, जैसे इब्न मरियम, मरियम का बेटा। आप लोग होमवर्क कमेंट करेंगे कि मरियम का बेटा किसको कहा, किसको कहा गया? इब्न मरियम जो है किसे कहा गया, मतलब मरियम का बेटा किसको कहते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो मरियम का बेटा बोला गया, मरियम का बेटा का नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन मरियम के नाम से वो बेटा मशहूर है ना। तो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? इब्न मरियम। आप भी अपने अब्बू के नाम में इब्न लगा सकते हैं, जैसे किसी का नाम हामिद है तो इब्न हामिद, किसी के अब्बू का नाम हामिद है तो इब्न हामिद, मतलब उसका नाम नहीं दिया जा रहा, लेकिन उसका अब्बू के नाम से पता चला कि इब्न हामिद मतलब हामिद का बेटा। अब बाप को तो जानेगा आदमी, बेटा जान लेगा, नाम याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन जान लेगा कि हामिद का बेटा है। तो तुम लोग कमेंट करेंगे इब्न मरियम कुरान शरीफ में जिक्र है ना, बताएंगे इब्न मरियम किसको कहा गया है। लकब की पहचान करें। लकब अभी मैंने बताया जो आम लोग, आवाम की जानिब से जो नाम देते हैं, जैसे खान बहादुर, गालिब, अबुल हक, अबुल हसन, शेर बहादुर, शेर बहादुर। तो क्या हो जाएगा? तो देखो, खान बहादुर ये क्या है? ये खिताब है, याद रखेंगे, खान बहादुर क्या? खिताब है, ठीक है, सरकार की तरफ से खिताब मिला है। गालिब, गालिब क्या है?
गालिब जो तखल्लुस है, क्या है तखल्लुस है। गालिब शायर है और अपना छोटा सा नाम यूज इस्तेमाल करता है शेर के आखिरी में, ठीक है ना। तो शेर बहादुर क्या होगा, शेर बहादुर, या शेर बिहार भी बोल सकते हैं, शेर बिहार, शेर दिल्ली, है ना, इस तरह बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अलम की कितनी किस्में हैं, 1 2 4 6, 1 2 4 6 अलम की कितनी किस्में हैं। तो भाई साहब यहाँ पे यही किताब में दे दिया था, तो कभी कभी अलम की 5 किस्में भी लिखता है, कभी कभी 6 किस्में लिखता है। ऑप्शन के हिसाब से आप टिक लगाओगे, ठीक है ना। अगर 5 रहेगा तो 5 पे टिक लगाना, 6 रहेगा तो 6 पे टिक लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दर्ज झेल में इसमों में दर्ज झेल में इसमों में इसमें सिफत को चुनिए। सिफत, सिफत कहते हैं ऑब्जेक्टिव को, समझ रहे ना, ऑब्जेक्टिव। विशेषण को कहते हैं सिफत, विशेषण को, समझ में आ रहा है। तो विशेषण को सिफत कहते हैं, इसका विशेषण क्या है, विशेषता क्या है। सिफत देखिए, अहमद, दरख्त, अच्छा, दिल्ली। अब बोलो क्या सिफत दिख रहा, अच्छा, लड़का अच्छा है, खराब है ना, ये क्या है, सिफत है उसकी। आगे पढ़ते हैं, जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर हो उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया है, जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, उर्फे कहते हैं, या कुन्नियत कहते हैं, या लकब कहते हैं, या खिताब कहते हैं। तो किसको कहेंगे, कुन्नियत को कहेंगे, है ना। जैसे कि इब्ने मरियम, अब्बू, उम्मे सलमा, है ना, इब्ने उमर, इस तरह से जोड़ते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं, ये कुन्नियत है। अगला सवाल है, शिकारी आता है, शिकारी आता है में कौन सा फेल है, फेल माजी है, या फेल हाल है, फेल मुस्तकबिल है, या अमर है। अब बताओ, शिकारी आता से क्या पता चल रहा, माजी मतलब गुजरा हुआ जमाना, क्या इस सेंटेंस से पता चला कि गुजर गया है, नहीं ना। मुस्तकबिल से क्या होता, फ्यूचर, मतलब शिकारी आएगा रहता तो होता, शिकारी आता था तो माजी होता, और शिकारी आता है मतलब फेल हाल है, यानी कि प्रेजेंट है, वर्तमान काल है। फेल मतलब काल, ठीक है ना, वर्तमान काल। आगे तखल्लुस की पहचान कीजिए, देखिए तखल्लुस की पहचान, पद्म भूषण ये क्या है, ये है खिताब, याद रखो, पद्म भूषण क्या किताब है। बुलबुले हिंद क्या है, लकब है, क्या है ये, लकब है। इब्ने अब्बास क्या है, कमेंट करेंगे एवरीबॉडी, इब्ने अब्बास क्या है, कुन्नियत है, क्या है, कुन्नियत है। और गालिब क्या है, यही है तखल्लुस, क्या है, तखल्लुस है। देखिए जी, तो याद हो गया, आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। इसमें तादाद की पहचान कीजिए, तादाद मतलब नंबर, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या वाचक विशेषण, संख्या वाचक, है ना। देखिए कलम, 37, कैंची, स्कूल, ये 37 लिखा हुआ, 37, 37। अब बताओ यार, 37 ही तो है ना तादाद, जिसे पता चला तादाद, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको 50 सवाल करा दिया, जो 2019 का सवाल आया हुआ था। तो आप इसको क्वेश्चन बैंक समझो या फिर मॉडल सेट समझो, दोनों सेम ही है। तो मैंने यहाँ पे करवा दिया, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, पहले तो जो मैंने होमवर्क दिया उसको होमवर्क का कमेंट करेंगे, एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितना सही बनाया है। ओके, इसके अलावा और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जाओ, प्लेलिस्ट में बहुत सारी उर्दू की वीडियो अपलोड है ना, क्वेश्चन बैंक है, मॉडल सेट है, उर्दू कवायद वाली वीडियो बहुत सारी अपलोड है, तो उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके डियर, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेंगे, पहली बार जो आए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। मिलता हूँ फिलहाल आपको नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज।